नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के 6वें दौरे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को देहरादून पहुंचे और चुनावी बिगुल फूंका। परेड ग्राउंड में उन्होंने उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए नव परिवर्तन अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से सबसे ज्यादा लोग भारत माता की सेवा करने जाते हैं। ये शहीदों, देशभक्तों और वीरों की भूमि है। उत्तराखंड से कोई भी जवान, चाहे वो फौज से हो, पैरामिलिट्री फोर्स से हो या फिर पुलिस से हो, जो देश सेवा करते हुए शहीद होगा, उनके परिवार को हमारी सरकार 1 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि देगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद जवानों को भटकना नहीं पड़ेगा। अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो एक्स सर्विसमैन को सीधे उत्तराखंड सरकार में नौकरी दी जाएगी। वह उत्तराखंड नवनिर्माण में भागीदार होंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल की रैली में जितने लोगों के आने की संभावना जताई जा रही थी वो पूरी नहीं हो पाई। रैली में करीब 10 से 15 हजार ही लोग देखे गए। कि जब तक नौकरी नहीं देते आपको, तब तक आपको खर्चे के लिए हर महीने 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। सही है? होना चाहिए। हर महिला को, जो 18 साल से ऊपर की महिला है, मैं देख रहा हूं बहुत सारी मां बहनें बैठी हैं, हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए उनके अकाउंट में डलवाएंगे। मैं अपनी मां बहनों से कहना चाहता हूं, जब से मैंने ये ऐलान करा है, ये ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हैं, चुन चुन के मेरे को गालियां दे रहे हैं। एक इनका मंत्री बोला खड़ा होके, कहता है औरतें बिगड़ जाएंगी 1,000 रुपए दोगे तो। मैंने कहा तुम नहीं बिगड़े, तुम हजारों करोड़ रुपए डकार गए। तुम नहीं बिगड़े, हमारी मां बहनों को 1,000 रुपए मिलेंगे, वो आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद से उत्तराखंड की तरक्की होगी। ये कहते हैं केजरीवाल पैसे लुटा रहा है, 1,000 रुपए दे रहा है, बिजली मुफ्त कर रहा है, बेरोजगारी भत्ता दे रहा है। ये क्यों गालियां देते हैं, कभी सोचा आपने? क्योंकि अगर मैं सारा पैसा आपको दे दूंगा तो इनके खाने के लायक पैसे नहीं बचेंगे। ये चोरी क्या करेंगे फिर? सारा पैसा जनता। वहीं केजरीवाल की रैली पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसिन ने तंज कसते हुए क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। आम आदमी पार्टी तो चुनाव से पहले ही हार चुकी है और जमीन पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और ये बात आज नहीं, ये पहले से दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी जो कलई है वो आज पूरी तरह से खुल गई है। उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी और उनके जो नेता हैं उनकी सच्चाई को जानती है और उनके द्वारा बुने जा रहे किसी भ्रमजाल में फंसने वाली नहीं है। निश्चित तौर पर जो आज बड़ी बड़ी बातें केजरीवाल जी कर रहे थे पार्टी को लेकर के, वो सब की सब धाराशायी हो गई, क्योंकि जनता ने उनके आगमन को गंभीरता से लिया ही नहीं। चलिए आज के मुद्दे पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए हनी पाठक जी और इनके अलावा कांग्रेस से तुषार जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। हनी पाठक जी, शुरुआत हम आपके साथ ही कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार इस कोशिश में है कि उत्तराखंड में उनकी पार्टी की दाल गल जाए। आपको क्या लग रहा है कि किस स्थिति में है आम आदमी पार्टी? कोशिश करना, कोशिशों को धरातल पर उतारना, ये दोनों जमीन और आसमान का फर्क है। और आपको दिख गया होगा रैली के दौरान इतने दिन से इन्होंने फ्री 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 की जो योजनाएं चलाई थी, वो भी आज ठप पड़ के रह गई। जनता उसके झांसे में नहीं आई और मात्र 10,000 से 12,000 लोग इनकी रैली में आए हैं। तो इसी से पता लग जाता है कि इनकी क्या वक्त उत्तराखंड में रही है और इनको क्या उत्तराखंड की जनता देख रही है, किस तरीके से देख रही है। फ्री की पॉलिटिक्स दिल्ली में ही मुबारक हो और दिल्ली के ही लोगों तक मुबारक हो। जनता के आगे इनका क्या जादू चला, कितना जादू चला, क्योंकि फ्री की पॉलिटिक्स तो ये तब से दिखा रहे हैं जब से यहाँ पर प्रचार करने की बातें चल रही हैं। जब से प्रचार का अभियान यहाँ पर चालू किया गया है केजरीवाल जी द्वारा, तब से लगातार फ्री पॉलिटिक्स ही चल रही है।
फ्री के ही जुमले चल रहे हैं। लाला की दुकान तभी से खुली हुई है, लेकिन कुछ भी जनता ने उसको स्वीकारा नहीं है। अगर स्वीकारा होता तो इस तरीके से इतनी सी जनता नहीं आती इनके आगे। देखिए, वो दिल्ली का मॉडल लेकर इस समय पूरे देश में घूम रहे हैं, हर जगह वे जा रहे हैं। वो दिल्ली का मॉडल तो वहां तो सफल हो गया ना उनका, आपकी तो दाल वहां नहीं गल पाई। वही मॉडल अब वो उत्तराखंड में पेश कर रहे हैं। देखिए, मॉडल जो पेश कर रहे हैं वो मॉडल को जनता ने स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा, कितने हद तक स्वीकारा, ये मायने रखता है। ठीक है, नाई नाई बाल कितने जजमान सामने। अभी कुछ दिन में चुनाव आ जाएंगे, चुनाव में जनता खुद ही दिखा देगी। और कुछ तो जनता ने आज इनको आईना दिखाई दिया है। मेरे ही घर के पास से यहाँ पे बसें भर भर के पैसे दे देकर जनता को भर भर के लेकर गया है। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से जनता को पैसे देकर लेकर जा रहे हैं। चलिए इसी से पता लग रहा है कि इनकी वक्त क्या रह गई है। लगाए गए थे ये आरोप, आप लोगों पर भी लगाए गए थे। कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि पीएम तो 10 से 12,000 आप लोग भर भर कर लोगों को लेकर गए थे। 10 से 12,000 लोग मात्र नहीं आए थे हमारी एक रिएक्शन ले लेते हैं। तुषार कपिल जी आपका हम रुख करना चाहेंगे। हरीश रावत को तो चिंता हो रही है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की एंट्री से। उन्होंने तो बयान भी दिया था कि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को वोट कटवा की स्थिति में ना ले आए। देखिए, हरीश रावत से चिंतित भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो आज दिख गया है। आज अरविंद केजरीवाल जी, उनके संस्थापक, उस आम आदमी पार्टी के संस्थापक, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, दिल्ली के मुख्यमंत्री आज उत्तराखंड में आए। और उत्तराखंड में क्या दिखा, जनता ने बता दिया, जनता ने आज जवाब दे दिया उन्हें कि भैया हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे। और ये निश्चित ही है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी माननीय हरीश रावत जी से डरी हुई है। और हरीश रावत जी का बयान जो भी है वो सच में, अभी तो उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा कि अभी मैं बैटिंग कर रहा हूँ, वो भी कुट कुट करके, जब मैं बॉलिंग शुरू करूंगा तो आम आदमी पार्टी का तो पता ही नहीं चलेगा। हरीश रावत किससे डरे हुए हैं? देखिए, हरीश रावत किसी से नहीं डरे हुए हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी डरी हुई है। ऑल इज वेल है इस समय कांग्रेस में सब कुछ सर? बिल्कुल बिल्कुल, ऑल इज वेल है। आज माननीय हरीश रावत जी ने दिल्ली में प्रेस करी है। हमारे प्रभारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद रहे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने इनको एक नया नाम दे दिया, 3 तिगाड़ा। भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है दोबारा। आज हमारा एक नारा सिद्ध हो गया है और ये सच है। चलिए हनी पाठक जी, एक सवाल मेरा आपसे ये था कि जिस तरीके के वादे किए जा रहे हैं केजरीवाल की तरफ से, उसमें विकास सबसे प्रायोरिटी पर उन्होंने रखा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि सैनिकों के परिवारों को लुभाने की कोशिश यहाँ पर पुरजोर तरीके से की जा रही है। आप कितने सफल हो पा रहे हैं उसमें? इसके अलावा आम आदमी पार्टी जो वादे दावे कर रही है वो कितनी सफल नजर आ रही है? देखिए, ऐसा है ना, इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक डिबेट में ये बात बोली थी कि सैनिकों को वोट कार्ड की तरह इस्तेमाल करना मुझे ना तो अच्छा लगता है, ना भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का खिलवाड़ करना पसंद करती है। और वोट के समय और चुनाव के समय सैनिकों के साथ इस तरीके की वादे करना, बातें करना अच्छा नहीं लगता। सैनिक वो होते हैं जो देश के लिए वहां पर लड़ते हैं और हम लोग यहाँ पे चैन से रहते हैं। ठीक है, तो इसको वोटर कार्ड की तरह यूज ना किया जाए तो ही अच्छा लगता है। और भारतीय जनता पार्टी आज से ही नहीं, काफी टाइम से भारतीय जनता पार्टी अगर देखा जाए तो सैनिकों के हित के लिए, सैनिकों के कल्याण के बारे में ही सोचती रहती है। और जिस प्रकार से अभी मेरे भाई साहब कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति वगैरह के बारे में, तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि जो सैनिक कार्ड के बारे में ये बात करते हैं, तो राहुल गांधी जी जब अभी परेड ग्राउंड में रैली में आए थे तो इन्होंने ये कहा था कि देश तोपों से और बंदूकों वगैरह से मजबूत नहीं होता है। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि सैनिकों के सम्मान के लिए और सैनिकों को मजबूत बनाने के लिए किस चीज से देश मजबूत होता है, जरा ये मुझे इस चीज के बारे में क्लियर करके चले जाएं। नहीं तो सैन्य धाम किस कैटेगरी में हम लेकर आए? पूरे इतने लंबे वक्त में अब जाकर सैन्य धाम की याद आई कि ठीक है अब सैन्य धाम का निर्माण शुरू हो जाना चाहिए। गलत बात, बिल्कुल गलत बात पल्लवी जी, चाहिए। सैन्य धाम के लिए नहीं, सुनिए पल्लवी जी, लेट मी कंप्लीट। पल्लवी जी, जब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पे चुनाव से काफी साल पहले यहाँ पे रैली करी थी, तो उन्होंने ये बात कहा था कि यहाँ पे सिर्फ 4 धाम नहीं, 5वां धाम आज मैं यहाँ पर देकर जा रहा हूं, सैन्य धाम।
और वो सैन्य धाम यहाँ पे देवभूमि की जनता को उन्होंने सैन्य धाम अर्पित किया हमारे था। साथ जुड़े। हनी पाठक जी, ठीक है? देखिए देखिए आप अपनी बात कंप्लीट कर रही हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक सवाल आपके लिए छोड़ जाती हूँ क्योंकि मुझे एक बार अमिंद्र जी का भी रुख करना है, वो अभी अभी हमारी चर्चा में शामिल हुए हैं। सवाल मेरा ये है कि आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होता है तो वो चुनाव के मुहाने पर जाकर ही क्यों शुरू होता है? उस ड्रीम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आपको इतना लंबा समय क्यों लग जाता है? प्रोजेक्ट कौन सा हम लोगों ने छोड़ा है? घोषणा आपको अब याद आई, जैसे ही आपको लगा कि अब उत्तराखंड चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है, तब जाकर आपको अपने ड्रीम प्रोजेक्ट याद आते हैं, फिर याद आता है कि हमने कौन से भाषण में कौन सा वादा किया था, अब उस वादे को पूरा करना है। मैं आपका जवाब दूंगी, हनी पाठक जी। अमिंद्र जी का रुख कर लेते हैं, सबका रिएक्शन लेना जरूरी है, अभी नहीं रखी गई है, सैन्य दान की पृष्ठभूमि 3 साल पहले रख दी गई थी। ठीक है, और अभी तक कितना निर्माण हो गया, क्या कुछ इसका प्रोग्रेस है, मैं सब आपसे जानकारी जुटाऊंगी। अमिंद्र जी का एक बार रुख कर लेते हैं। अमिंद्र बिष्ट जी, एक के बाद कई वादे, आपकी गारंटियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उत्तराखंड की जनता आपको साथ दे देगी या फिर बीजेपी कांग्रेस को छोड़ देगी? देखिए, बीजेपी कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता इसलिए छोड़ देगी क्योंकि पिछले 21 सालों का जो उत्तराखंड है उसको पीछे विकास की दृष्टि से उसको पीछे धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सरकारों ने किया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को इस समय उत्तराखंड की जनता इसलिए पीछे धकेल देगी क्योंकि यहाँ की महिलाओं के लिए कोई बड़ा काम नहीं हुआ, यहाँ नौजवान के रोजगार की दिशा में कोई काम नहीं हुआ, यहाँ के बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड का इसको लेकर के कोई बड़ा काम नहीं हुआ। यहाँ के क्योंकि पूरे देश में सैन्य सबसे ज्यादा उत्तराखंड देने वाला राज्य है, लेकिन उस सेना की याद जो है चुनाव के वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को आती है। इसलिए हमको लगता है कि दोनों दलों के प्रति समय कोई जनता का रुझान नहीं है। और आपने दूसरी बात कही कि हम लोग गारंटी क्यों देते हैं, क्योंकि हमको अपने ऊपर भरोसा है। जैसा आज केजरीवाल जी ने कहा कि काम करना सिर्फ हमें आता है, बिजली पर उत्तराखंड की जनता को अधिकार देना है ये हमें आता है, पानी पर कैसे अधिकार देना है ये हमें आता है, यहाँ की सैन्य शक्ति को कैसे सम्मान देना ये हमें आता है। तो बहुत सारी जो जन कल्याण से जुड़ी योजनाएं हैं, जो यहाँ की माताओं से नौजवानों रोजगार की बात है, जो तमाम जो चीजें हैं उनको लेकर दिल्ली की 8 लाख नौकरियां कहाँ हैं? अमिंद्र जी, दिल्ली की 8 लाख नौकरियां कहाँ हैं? पहले इस बात का जवाब दीजिए। आप गारंटी बांटते फिर रहे हैं उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने की, आपकी 8 लाख नौकरियां कहाँ हैं दिल्ली में? दिल्ली की 8 लाख नौकरियां दिल्ली में है। आप दिल्ली के किसी भी चौराहे पर, यदि आज की डेट की मैं बात करूं, आप जाएंगे तो दिल्ली के प्रत्येक चौराहे पर प्रदूषण मित्र आपको खड़े मिलेंगे। वो प्रदूषण मित्रों को जो है 25,000 वेतन मिलता है और प्रत्येक चौराहों पर हजारों नौजवानों को वहां पर काम देने का हजारों नौजवान सिर्फ प्रदूषण मित्र के रूप में काम कर रहे हैं। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग पक्की नौकरियां हैं। आप लोगों ने कई वादे किए थे, उस वादे में पक्की नौकरियां का भी एक वादा शामिल था। ये तमाम जो आप मुझे आंकड़े यहाँ पर पेश कर रहे हैं, इनके दावों की हकीकत आप खुद ही बता दें। नहीं, मैं तो खुद ही बता रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि आपने कहा कि नजर नहीं आ रहा है, रोजगार नजर नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने पर्यावरण मित्र का आरटीआई रिपोर्ट में खुलासा हुआ था अमिंद्र जी, एक आरटीआई रिपोर्ट में खुलासा हुआ था रोजगार को लेकर, दिल्ली के आरटीआई रिपोर्ट में खुलासा हुआ था। उस पर कोई स्पेशल आपकी टिप्पणी है? रोजगार को लेकर फ्री वाईफाई का आपका वादा, 10 ऐसे झूठे वादे रहे जिनकी हकीकत रह रहकर सामने आई है। नहीं, आप देखिए कोई झूठा वादा हमारी सरकार का कोई भी ऐसा वादा नहीं था जिस पर काम नहीं हो पाया हो। हर वादे पर काम हुआ है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि आरटीआई को लेकर के जानकारी मिली और उसमें 8 लाख नौकरियां नहीं दी, तो मैं आपको सेक्टर वाइज बता सकता हूँ। आप क्योंकि मैं अभी इस रैली से आ रहा हूँ, वरना मैं कभी फिर आपकी डिबेट में रहूंगा तो मैं सेक्टर वाइज आपको बताऊंगा कि किस सेक्टरों में कितना रोजगार देने का काम केजरीवाल जी की सरकार ने किया। दिल्ली के चौराहों पे अरविंदर जी, दिल्ली के चौराहों पर युवाओं को देखिए, झूठ मत बोलिए। तो हजारों की संख्या में, जैसा मैं अभी आपसे चर्चा में कह ही रहा था कि हजारों की संख्या में तो रोजगार मित्र बनाकर वहाँ रोजगार देने का काम उनको किया। और उत्तराखंड में रोजगार रोजगार को लेकर के उनका प्रोसेस क्या है, वो कैसे रोजगार दे चुके हैं,
वो हमारी गारंटी कार्ड की जो स्कीम चल रही है, जिसको हम जनता के बीच में ले जा रहे हैं, लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसमें ये स्पष्ट है कि हम किस रूप में उत्तराखंड के प्रत्येक नौजवान तक रोजगार पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा अमेंद्र जी, मैं आ रही हूँ हनी पाठक जी, एक सवाल और मुझे लेना है अमेंद्र जी से। आज की रैली में जो लोगों की संख्या थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि संख्या साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। आप लोगों ने ये कहा था कि राहुल गांधी की रैली से ज्यादा आएंगे लोग, प्रधानमंत्री की रैली से ज्यादा आएंगे लोग, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। काफी कम थी संख्या लोगों की। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था वही पहुंचे हैं क्या वहां पर? आपके देखिए, आपके रिपोर्टर वहां पर होंगे, आपके कैमरामैन वहां पर होंगे। इस समय अरविंद केजरीवाल जी का भाषण चल रहा है, जिस समय अरविंद केजरीवाल जी मंच पर आए, अब आप कोई भी कोना हमको दिखा दीजिएगा परेड ग्राउंड में जहां लोग नहीं रहे होंगे। पूरा परेड ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था, और राहुल गांधी जी की रैली हो या मोदी जी की रैली हो, उनसे ज्यादा उत्साह लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी की रैली में आकर के दिखाया। क्योंकि आप अपने कैमरामैन पर उनसे ठीक उस समय के फुटेज लीजिएगा, उस समय के विजुअल लीजिएगा जिस समय अरविंद जी और कुख्याल जी मंच पर आए। तो निश्चित तौर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी रैली और बड़ा उत्साह लोगों का इसमें दिखाई दिया। अमरिंदर जी, शायद कैमरा रोल खराब था या तो मीडिया ने सारी कवरेज ही गलत दे दी। मीडिया बहुत गलत न्यूज देती है और हम लोगों की आंखों ने बहुत ज्यादा धोखा खा रखा, जो 10-12 से ज्यादा हजार से लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, झूठ बोलने की गारंटी केजरीवाल जी को ही दे दीजिए, आप भी उसका कॉपीराइट मत लीजिए, अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। और दूसरा मैं बताऊंगी, घर घर रोजगार, दिल्ली मॉडल लेके उत्तराखंड आ रहे थे ना, हर घर रोजगार, दिल्ली मॉडल कितनों को दे दिया दिल्ली में रोजगार? जरा कृपया आरटीआई के द्वारा जो खुलासा हुआ था उसका मुझे डाटा दिखाइए, चैनल पे दिखाइए मुझे डाटा, मैं देखने के लिए तैयार हूँ। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो एक रैली से अभी आए हैं, तो वो थोड़ा तैयारी नहीं कर पाए। पल्लवी जी, मैं इनकी बातों का जवाब दे रही हूँ, कृपया जवाब देने देना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे काफी उंगलियां उठाई है ना इन्होंने। जी, तो मुझे जवाब देने दीजिए। बोलिए। 6 महीने में 1 लाख सरकारी नौकरियां कितनों को दे दी, कृपया बताने का कष्ट करें। रोजगार न मिलने पर हर महीने में 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता कितनों को दिया, कृपया आरटीआई के द्वारा खुलासा करके मुझे मेरे मुंह पे तमाचा मार के दिखाएं। और नौकरियों में उत्तराखंडियों को 80% आरक्षण, दिल्ली में जो उत्तराखंड की जनता जाती है उनको 80% आरक्षण, 10% नहीं दिया केजरीवाल जी जैसे झूठे व्यक्ति ने, उसका बताइए। और जॉब पोर्टल बनाया जाएगा इन्होंने कहा था, कोई जॉब पोर्टल नहीं है। अभी गूगल में सर्च मार लीजिए, अगर जॉब पोर्टल दिल्ली का दिखाई देता है तो मुझे बताया जाए। और रोजगार और पलायन का एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा, इन्होंने ये झूठा वादा किया था। कौन सा पलायन का मंत्रालय बनाया, कृपया आप दिखाए। वहां पे दिल्ली में ये कहते हैं, नहीं उत्तराखंड में ये कहते हैं 1,000 रुपए दूंगा महिलाओं को, 5,000 रुपए देंगे वो बेरोजगार पुरुषों को, और वहां 14 लाख बेरोजगार अपने बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। वहां तो कुछ देना नहीं है, ठन गोपाल, और यहाँ पर फालतू की चीची पोपो करानी है। ठीक है, क्या फालतू की एजेंडा लगा रखा है आपने? ठीक है। अब मेरा सवाल सुन लीजिए हनी पाठक जी। नीति आयोग की रिपोर्ट में देश के 11 पहाड़ी राज्यों में जीरो टॉलरेंस के मामले में उत्तराखंड तीसरे नंबर पर आ गया है। क्या जस्टिफिकेशन है इसका? और आप लोगों के हिसाब से तो विकास की गंगा बह रही है उत्तराखंड में। बिल्कुल बह रही है, वो विकास की गंगा कहाँ नहीं बह रही है? विकास की गंगा तो नीति आयोग की रिपोर्ट गलत है। डोबरा चाटी पुल ले लीजिए, एम्स ले लीजिए, और हाईवे ले लीजिए, जो सबसे बड़ा हाईवे दिल्ली से देहरादून का बनने की जो योजना तैयार हो रही है हमारी सरकार के द्वारा हो रही है। मेडिकल कॉलेजेस ले लीजिए, जो भी अटल आयुष्मान योजना ले लीजिए, फ्री वैक्सीनेशन ले लीजिए। भारत देश ने ही शुरू किया था, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा ही फ्री वैक्सीनेशन शुरू किया गया था। और उत्तराखंड एक पहले स्टेट बना है जहां पे सबको वैक्सीन लगी है। मेरा सवाल तो वही है, अभी भी उसका जवाब नहीं मिला। ये तो हर बात घूम फिर के वैक्सीनेशन और कोविड प्रबंधन पर पता नहीं क्यों आ जाती है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है हनी पाठक जी कि उत्तराखंड तीसरे नंबर पर आ गया है देश के 11 पहाड़ी राज्यों में। सुशासन का दावा आप लोग करते हैं, डबल इंजन की सरकार आप चला रहे हैं, तो इस रिपोर्ट का क्या करें? ये रिपोर्ट किसने बनाई? ये गलत रिपोर्ट क्यों आई देश के सामने?
मुझे ये बताइए डबल इंजन की सरकार में क्या खराब खराबी है। रही है, मुझे एक दो टॉपिक बताइए मैं कि हाँ आपसे ये ये कमियां पूछ रही रही हैं। हूँ, आप क्या चाहती हैं कि हम सिर्फ पूरे एकदम बोरिया बिस्तरा लेकर आम आदमी पार्टी पर चढ़े रहें? आपसे भी तो सवाल पूछे जाएंगे, आप ही है ना वहां पर मैं बैठे उसका हुए, सत्ता जवाब दे चला रही रहे हूँ। हैं, मैंने सरकार तो ये चला कहा रहे नहीं हैं, कि तो आप बोरिया बिस्तर बताइए लेकर ना, चले रही है। नीति मैं आयोग की इसका रिपोर्ट जवाब क्यों आपको कह दे रही रही है हूँ। ऐसा? हनी पाठक जी, स्वरोजगार में मैम मुझे आत्मनिर्भर जवाब बनता चाहिए, रह रहा है नीति आयोग की उत्तराखंड। रिपोर्ट गलत है क्या? आप बस मुझे ये बताइए, नीति मैंने आयोग की कोई भी रिपोर्ट जो है वो को गलत है नहीं या बताया सही है? और मैंने ये भी नहीं कहा। मैं ये कह रही हूँ जीरो टॉलरेंस में हमारा उत्तराखंड नंबर बन रहा है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट ठीक है, गलत है, ठीक जीरो है। तुषार टॉलरेंस कपिल जी, लगातार सही चल रही है। तुषार कपिल जी, जी, नीति आयोग की रिपोर्ट गलत पल्लवी है, जी। अब बड़ा सवाल यही रहता है कि ऐसी फॉल्स रिपोर्ट बनाता कौन है? पल्लवी जी, अभी तो जो भी भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार हो, किसी भी प्रदेश में सरकार और केंद्र में सरकार हो, अगर आप इन पर कोई आरोप लगाएंगे, अगर आप इनको इनके तथ्य दिखाएंगे, तो ये उस सच को हजम नहीं कर सकते। आप अभी हनी पाठक जी हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल कर रही थी कि आपने कितने रोजगार दिए। आपने भी तो 2017 और 2018 में 7 लाख रोजगार दे दिए। आप भी बताइए ना, वो 7 लाख रोजगार आपने किस सेक्टर में दिए? आज भी हमारे प्रदेश का युवा सड़कों पर है, विधानसभा घेराव के माध्यम से आपसे लड़ाई लड़ रहा है और उसको मिल क्या रहा है? लाठी और डंडे। हनी पाठक जी, आप जवाब दीजिए, आप सत्ता में हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता हैं जो बता रहे थे कि हमने दिल्ली का मॉडल लेकर हम उत्तराखंड में आए। देखिए, दिल्ली और उत्तराखंड में जमीन आसमान का फर्क है। हमने केदारनाथ त्रासदी झेली, उसमें कांग्रेस ने खड़े होकर, कांग्रेस की सत्ता थी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, हमने उस समय पर खड़े होकर जनता का साथ देने का काम किया। आप किस रोजगार की बात करते हो? आप किस रोजगार की बात करते हो अरविंदर जी? दिल्ली की सड़कों पर चौराहे पे खड़े युवा आपको जवाब दे रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं कि आप बताइए कि हमारे रोजगार का क्या हुआ। उसी तरह उत्तराखंड में जो शासन चल रहा है, आप देख लीजिए, 7 लाख रोजगार इन्होंने दे दिए, लेकिन ये नहीं पता कि किस सेक्टर में दिए। और अभी भी लगे हुए हैं कि अभी 2-3 लाख रोजगार हम ये 6 महीने की पुष्कर सिंह धामी की सरकार में देंगे। तो हम पूछना चाहते हैं कि आपकी जो आइडियोलॉजी है, ये सिर्फ झूठ बोलना, जुमला, और जिस तरह से प्रधानमंत्री आते हैं वो जुमलेबाजी करके चले जाते हैं। बताइए ना, आप भी अपने सेक्टर्स का बताइए, आपने कितने सेक्टर्स में कितने युवाओं को जॉब दी? सत्ता परिवर्तन की परंपरा को लेकर आप लोग इतने आश्वस्त हैं कि आपकी सरकार वापस आ जाएगी? क्योंकि ऐसा चलता रहा है उत्तराखंड में, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। इसके अलावा आप लोगों के पास क्या खास है ऐसा? जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि सत्ता परिवर्तन की परंपरा जो उत्तराखंड में चली आ रही है, उसको लेकर आप इतने आश्वस्त हैं कि एक बार फिर से आपकी सरकार बन जाएगी कांग्रेस की उत्तराखंड में? बिल्कुल। इसके अलावा खास क्या है आपके पास? देखिए, हमारी आइडियोलॉजी को देखिए, हमने नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में हमने भू कानून के लिए एक जो प्रोटोकॉल सिस्टम्स होते हैं उसको मैनेज करने का काम किया। हमने 17,000 रोजगार नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में दिए। हरीश रावत जी की सरकार में हमने 32,000 रोजगार दिए। और हम आज भी बोल रहे हैं कि जो हमारे भाई, जो हमारे बहने, युवा जो बेरोजगार हैं, हम उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम एक आइडियोलॉजी के साथ आ रहे हैं आम आदमी उत्तराखंड पार्टी में। भी दे रही है सर, वो तो आम आदमी पार्टी भी देने को तैयार है बेरोजगारी भत्ता। उसमें आपकी आइडियोलॉजी और उनकी आइडियोलॉजी क्या करेगी? ये तो सेम हो गया ना फिर विचारधारा। देखिए, हमारी विचारधारा स्पष्ट है, हमारा नारा स्पष्ट है। हमें उत्तराखंड में अपने युवा साथियों की, राज्य आंदोलनकारियों की और हमारे जितने भी भाई बंधु हैं उनकी आवाज सुनकर चलना है। और हमने वो काम किया है, हमने विपक्ष में रहकर उनकी आवाज उठाई है। आज महंगाई देख लिए, आसमान छू रही है, और उसके बाद भी अगर आम आदमी पार्टी इस तरीके से चीजों को घुमाइए मत सर। तो मेरा सवाल ये था कि बेरोजगारी भत्ते की बात आपने कही, वो तो आम आदमी पार्टी भी वादा कर रही है, तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा? फिर क्यों हम ऐसा माने कि कांग्रेस को ही पसंद करेगी उत्तराखंड की जनता? अगर बेरोजगारी भत्ते की बात है तो वो तो अरविंद केजरीवाल भी वादा कर चुके हैं। देखिए, वादा करना और उसको पूरा करना, दोनों में बहुत अंतर है। दिल्ली में ऐसे बड़े बड़े वादे करे और प्रचार में दिल्ली की जनता का पैसा जो अरविंद केजरीवाल जी ने बर्बाद किया है, वो उत्तराखंड में कतई उत्तराखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है,
कांग्रेस मजबूती के साथ अपनी आवाज को बुलंद कर कर हमारे युवा साथियों को रोजगार देने, हमारी लड़ाई वही है। महंगाई, बेरोजगारी आज सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है इस उत्तराखंड की, पलायन सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। हम उन तथ्यों पे बात कर रहे हैं और उन तथ्यों पर बात करते रहेंगे और निश्चित रूप से अगर हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहली सोच हमारी हमारे भाई और बहनों के लिए, जो युवा हमारे भाई और बहन है उनके लिए सोचेंगे, हमारे सशक्त भू कानून के लिए सोचेंगे, इस उत्तराखंड को एक अच्छी नींव और एक अच्छा डेवलपमेंट कैसे दे उसके बारे में सोचेंगे, ना कि झूठे वादे आके कभी आप बिजली फ्री कर देते हैं, आप हर बार आते हैं एक नई चीज ले आते हैं। हमारी लड़ाई तो हमने स्पष्ट कर दिया और हमारा स्पष्ट है कि हम बेरोजगारी पर, महंगाई पर इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं और झूठों की हम एक नहीं सुनेंगे। चलिए, बिजली फ्री का जो शुरू किया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो अब परिवर्तन हम हर जगह देख रहे हैं। पंजाब में भी कुछ इसी तरह का वादा कर दिया गया, बसों को महिलाओं के लिए फ्री किया गया। ये आइडियाज कहां से आ रहे हैं, ये तो देखना और समझना बड़ा आसान होता जा रहा है। अमेंद्र जी, अब एक नया राग छिड़ रहा है एक बार फिर से इस बार के विधानसभा चुनाव में, नए जिलों की मांग। काशीपुर गए अरविंद केजरीवाल, वहां वादा कराए काशीपुर वासियों से नए जिले के गठन का। तो क्या अब ऐसा माने कि एक बड़ा मुद्दा साबित होने वाला है इस बार के विधानसभा चुनाव में? अब इसी जिलों की बात पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जिस तरीके से दोनों ही प्रवक्ता साथी बात कर रहे थे, तो आज ये पिछले सालों से उत्तराखंड में राजधानी के सवाल को हल नहीं कर पाए, भू कानून के सवाल को हल नहीं कर पाए, पलायन उनके लिए एक राजनीतिक जुमला हो गया। लोकायुक्त को पिछले अभी वर्तमान की जो सरकार है उसने लोकायुक्त की हत्या कर दी। भ्रष्टाचार और रोजगार को लेकर ये लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। उसका हाल आपने अभी बताया कि ये हमारा राज्य किस नंबर पर है, रोजगार की स्थिति क्या है। तो मुद्दों की राजनीति इन्होंने कभी की नहीं और पहली बार क्योंकि केजरीवाल जी के आने से, आम आदमी पार्टी के आने से ये अब मुद्दों की राजनीति, जिन मुद्दों को हम छू रहे हैं हमारी नकल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, आपने जो जिलों का सवाल उठाया, तो ऐसा नहीं कि जिलों का ये सवाल पहली बार उठा है। केजरीवाल जी ने उत्तराखंड में 6 जिलों का जो उन्होंने जिलों की यूनिट को छोटा करके 6 नए जिले बनाने की बात की, उत्तराखंड राज्य की मांग है और पिछले तकरीबन 10 वर्षों से लगातार ये मांग उठते रही है कि पुरोला और यमुनोत्री, कोटद्वार, नरेंद्रनगर, काशीपुर और अल्मोड़ा और बहुत उस तरफ से बहुत सारे जगह से जिलों की मांग आती रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जब निशंक भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 4 जिलों की घोषणा भी की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि वो 4 जिलों को जो है अस्तित्व में ले आए हैं, लेकिन वो सफेद झूठ निकला। 15 अगस्त को उन्होंने घोषणा की थी। तो इसकी मंशा बिल्कुल नहीं है। हरीश रावत जी स्वयं कहते हैं कि हम छोटी छोटी यूनिट बनाएंगे, जिलों का पुनर्गठन करेंगे, लेकिन इनको मौका मिला और इन्होंने पुनर्गठन नहीं किया। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर हमको अवसर मिला तो हम 6 नए जिले बनाएंगे। आम आदमी पार्टी की स्पष्ट राय है और वो एक संकल्प है, उसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है कि नहीं करेगी। वो अगर जहाँ जहाँ पुनर्गठन होना है वहाँ हमारी यदि सरकार बनी तो हम पुनर्गठन करेंगे। लेकिन अमेंद्र जी, अवैध कॉलोनियों को लेकर आपने दिल्ली में भी कुछ वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ? अभी आप यहाँ पर नए जिलों के गठन की बात कर रहे हैं, दिल्ली में अवैध कॉलोनियों पर किए गए वादे का क्या रहा? देखिए, अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है, वहाँ के लोगों को दिल्ली हमारी सरकार है वो सबसे बड़ा वर्ग हमारे साथ, हमारी पार्टी की सरकार को वही लोग सपोर्ट करते हैं और हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। तो अवैध कॉलोनियों को की जो नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है वो गतिमान है और वहाँ पर जो भी हर वर्ग के लिए, दिल्ली में आपने देखा होगा कि चाहे झुग्गी झोपड़ियों वाले लोग हो चाहे कोठियों पे रहने वाले लोग हो, सबके लिए अरविंद जी की नजर में सब है। बिजली का जहाँ तक मामला है, कॉलोनियों से लेकर के और बड़े स्तर तक कोठियों तक मुफ्त बिजली की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं है और फिर ये नहीं होता मैडम कि एक मिनट में सारे काम हो जाए। जैसे जैसे अरविंद जी को अवसर मिल रहा है, वो लगातार एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप से दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हैं और उत्तराखंड में जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं का संकल्प लिया है। देखिए, ऐसा कौन हो सकता था जो उन्होंने आगे कई घोषणा की। उत्तराखंड के सैनिक के बारे में, उत्तराखंड के
पुलिसकर्मी के बारे में, जो अपने डीए की लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे हैं, ग्रेड पे की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की सरकार आजकल उनके परिवार वालों को अभी सरकार ने उनको जेल में ठोसने का काम किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ी घोषणा आज उनके लिए की है। निश्चित तौर पर ऐसा कोई भाई नेता ही सोच सकता है। हनी पाठक जी, क्या सचमुच इनके जो बातें रहती हैं दिल्ली को लेकर, दिल्ली मॉडल जो ये पेश करते हैं, वो इतना बेहतरीन साबित हो जाएगा? क्योंकि जिस तरह के लोक लुभावने वादे अरविंद केजरीवाल आके कर रहे हैं, उत्तराखंड की जनता विश्वास क्यों ना करे? पल्लवी जी देखिए, ऐसे मैंने इतना सारा सवाल इनसे किया था, एक का भी जवाब आपके ये प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के नहीं दिया मुझे। 8 लाख बेरोजगार, 80% आरक्षण कहाँ है उत्तराखंड की जनता का दिल्ली में? जवाब नहीं मिला। पलायन मंत्रालय कहाँ है? नहीं मिला जवाब। बेरोजगारी भत्ता जो 14 लाख बेरोजगारी के इंतजार में, उसका जवाब नहीं मिला। तो मैं ऐसे प्रवक्ता से क्या डिबेट करूं जो सवाल का जवाब ही नहीं देते हैं। और दूसरा, चलिए बहुत बड़े बड़े भू कानून वगैरह वगैरह की बातें कर रहे हैं, मुझे जरा अमरेंद्र जी यही बता दे उत्तराखंड में टोटल कितने बूथ है? नए जिलों के गठन को लेकर आपकी पार्टी का क्या कुछ रुख है हनी पाठक जी, जो ये वादा पहले मुझे करके आए हैं जवाब तो दइए काशीपुर में? बूथ का। इतने बड़े बड़े भू कानून और जिलों की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को तो यही नहीं पता कि टोटल बूथ कितने हैं। और बात करते हैं बड़े बड़े जिलों के गठन की, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इनके कितने हैं जज्बा कि उत्तराखंड की जनता को कितना अपनाएंगे और उत्तराखंड की जनता को कितना दूर भगाएंगे। इसी से इनको समझ में आ जाना चाहिए। अब चलिए मैं आती हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता की बात को क्या जवाब देने पर। इन्होंने रोजगार और शिक्षा से संबंधित सवालों का जवाब मुझसे पूछा था। 24,000, नोट करिए भाई साहब, 24,000 सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। राज्य की भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क में राहत दी गई थी। समूह ख व ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों की सीमा में 1 वर्ष की छूट दी गई थी। दूसरा नोट करिए, संघ लोक सेवा आयोग में एनडीए, सीडीएस एवं समकक्ष लिखित परीक्षा पार करने वालों की परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर आर्थिक साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। अतिथि शिक्षकों का वेतन हमने 15,000 से बढ़ाकर, पहले लेट मी कंप्लीट, ठीक है? पैनलिस्ट है ना, थोड़ा सा वो मर्यादा के साथ बैठिए, मैं जवाब दे रही हूँ। 25,000 रुपए किया गया। विभिन्न विभागों को स्वरोजगार के टाइम बाउंड लक्ष्य तय किए गए। आवेदकों की सुविधा के लिए कई कैंप लगाकर एक ही स्थान पर सारी औपचारिकताएं पूरी की गई। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत नैनो उद्यम शुरू किया गया। इसके अंतर्गत 20,000 व्यवसायियों को लाभान्वित किया गया और प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए के ऋण पर 20,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की गई। ये आ गया स्वरोजगार पर और रोजगार पर। और आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बात अगर करते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ग्राम प्रधान, आशा कार्यकर्तियों, उपनल कार्मिकों, ये अतिथि शिक्षकों और राजकीय महाविद्यालय एवं अस्थायी शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि के मानदेय में बढ़ोतरी करी गई है। ऑनलाइन पढ़ाई को और सुगम बनाने के लिए राज्य के राजकीय कॉलेजों में कक्षा 10 एवं 12 के छात्र छात्राओं को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में छात्रों को टैबलेट की योजना स्वीकृत की गई है। यह शिक्षा के क्षेत्र पे आ जाइए। और आप हरीश रावत जी की बात करते हैं और कांग्रेस की बात करते हैं। पल्लवी जी, जब भी इनसे कांग्रेस की बात करिएगा ना, ये नारायण दत्त तिवारी जी पर घूम फिर के चले जाते हैं, क्योंकि इनको पता है हरीश रावत जी ने घोषणा मंत्री बनने के सिवाय और कोई कार्य नहीं किया है। उन्होंने अगर कुछ किया है तो अपना एक पद बनाया है, घोषणा मंत्री, डेनिस सरकार, खनन मंत्री। और जो आपदा की ये बात कर रहे हैं, आपदा में शवों के ऊपर भी किस तरीके से राजनीति करनी है, वो हरीश रावत जी ने किया है। और आपसी झगड़ों से इनको छुटकारा मिलेगा तब ये ना जनता के बारे में सोचेंगे। मैं भी मुख्यमंत्री केदारनाथ जाकर मत्था टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं मुझे मुख्यमंत्री पद दिलवाया जाए। ऐसा व्यक्ति जनता के हित के बारे में क्या सोचेगा और जनता के बारे में क्या सोचेगा, इससे अंदाजा जनता को बखूबी लगा लेना चाहिए। चलिए आप बताइए तुषार जी। तुषार कपिल जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मेरे पास आपकी आवाज आ रही है पल्लवी जी। बताइए, हनी पाठक जी के इतने तमाम जो आरोप रहे, क्या कहना है आपका? देखिए मेरी शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी उस टाइम, मैंने सुना नहीं है। अगर वो एक अच्छी बातें सुनाई नहीं देती है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को।
मेरी आवाज आ रही है? आ रही है तुषार जी, आप अपनी बात जारी रखिए सर, आवाज मिल रही है आपकी। जी जी, क्या पॉइंट है पल्लवी जी, एक बार आप रिपीट पॉइंट करिए। इनके काफी सारे रहे। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने यही कह दी कि हरीश रावत खुद तो जाकर मत्था टेक कर आते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब ऐसा शख्स जो सिर्फ खुद के विकास के बारे में सोचे, वो जनता के विकास पर क्या ध्यान देगा? उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में इनकी रैंकिंग सुधरी है, ऐसा हनी पाठक जी ने आंकड़े पेश किए हैं। स्वास्थ्य के मसले में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया गया, ये पॉइंट रखा गया है हनी पाठक जी की तरफ से। चलिए मैं सबसे पहला जवाब यही दे देता हूँ, जैसे कि इन्होंने पूछा कि हरीश रावत जी खुद के लिए सोचते हैं। देखिए, हरीश रावत जी कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं और ये बात भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रही। हमारा कांग्रेस और कांग्रेस के समस्त नेताओं का जो समस्त कमेटी है, एआईसीसी के वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, उसके बावजूद कांग्रेस की समस्त कमेटी ने उनको आगे कर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया है। अब हनी जी से सवाल करना चाहते हैं, हमारे पास तो चेहरा है, हम तो बोल रहे हैं कि हमारे पास हरीश रावत जी, गणेश गोदियाल जी, हमारे सीएलपी के लीडर प्रीतम सिंह जी लगातार लगे हुए हैं, हम तो प्रयासरत हैं, हम एक साथ हैं। आपको क्यों परेशानी हो रही है हरीश रावत जी से? आप इस चीज का जवाब दीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मेरे से पूछ रहे हैं, सत्ता में आप हैं, कोरोना समय में कोविड काल में हरिद्वार में बाबा बर्फानी अस्पताल है, वहां 65 मौतें हुई। आपके प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वहां के स्थानीय विधायक हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि उन 65 मौतों का आंकड़ा आपके पास नहीं था, आपकी सरकार के पास नहीं था, तो आप आज कांग्रेस से क्या प्रश्न कर रहे हैं? स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे आपका क्या प्रश्न है? आप हमसे पूछिए ना, हम बताते हैं हमने कांग्रेस के, हमारे तो चेयरमैनों ने अस्पताल बनाने का काम किया। नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में हमने इतने अस्पताल दिए। मैंने एक चीज मैं तुषार जी पूछना चाहती हूँ कि ये नारायण दत्त तिवारी जी का नाम कब तक हमें सुनने को मिलेगा? मतलब और कितना समय? जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक हर जगह, हर वक्त, हर सेंटेंस में ये नाम आता है। क्या विधानसभा चुनावों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इनके नाम के सहारे हम अपनी नैया पार लगा लेंगे? देखिए, नैया तो जनता पार लगाएगी और निश्चित रूप से कांग्रेस की तरफ जनता ने देख लिया है, जनता समझती है कि कांग्रेस लगातार। और बात रही नारायण दत्त तिवारी जी के, कांग्रेस की सत्ता थी, हमारे मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी के समय से लेकर अब तक हरीश रावत की टीस रह रहकर उठती है सर, और ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। उन्हें कितनी लालसा है मुख्यमंत्री पद की, रह रहकर उनकी टीस उठती है। और आप बिल्कुल एकदम एक बात बताइए तुषार जी, आपकी बारात के दूल्हे हैं हरीश रावत, आप ही गारंटी के साथ कह रहे हैं कि नहीं हरीश रावत ही होंगे हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा? देखिए, बार प्रेस ने भी ये प्रश्न उठाया और मीडिया पे लगातार, मैं भी जहां पे डिबेट में बैठा हूं, हमने क्लियर किया है कि वो हमारे इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, उनके नेतृत्व में समस्त कांग्रेस के जन चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, सीएलपी लीडर प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बाद में जब हमारे विधायक चुनकर आएंगे, हमारी एक प्रक्रिया है, ये हमने क्लियर किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने हमारे समस्त विधायक जाएंगे और अपना प्रस्ताव प्रस्तावित करेंगे कि किसको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और निश्चित रूप से देखिए, हम तो चाहते हैं कि एक अच्छी लीडरशिप सामने आए। कांग्रेस को जनता पसंद कर रही है। हरीश रावत जी इस समय सबसे पॉपुलर चेहरे हैं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री होंगे, ये तो उनका खुद का बयान है। उन्होंने भी क्लियर किया है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर हमने छोड़ा है कि जब हमारे विधायक आएंगे, हम निश्चित रूप से हमारे जो मुख्यमंत्री होंगे इस उत्तराखंड के विकास के लिए, इस उत्तराखंड की जन समस्याओं को दूर करने के लिए होंगे। बताइए हनी पाठक जी। पल्लवी जी, हास्यास्पद बयान कह रहे हैं कि हमारे गणेश गोदियाल जी प्रदेश अध्यक्ष जी और हरीश रावत जी और पता नहीं क्या 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 बोल गए। मुझे एक बात बताइए, प्रदेश प्रभारी यादव जी भूल ही गए, क्योंकि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी को हरीश रावत जी ने जड़ से उठा के बाहर फेंक दिया। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने, लेट मी कंप्लीट, मैं आपको फिर कह रही हूँ ना, बीच में इंटरप्ट मत करिए। पल्लवी जी, आप एक इनको समझा लीजिए। मौजूद थे, हमारी सह प्रभारी दीपिका पांडे जी भी मौजूद थी और प्रीतम सिंह जी भी मौजूद थे।
तो आप ये मत कहिए कि हमने कई मौके ऐसे भी रहे कपिल साहब की सब कोई मौजूद था लेकिन प्रीतम सिंह वहां नजर नहीं आए। कई बड़े मौकों पर हमने ऐसा देखा है, तो उनके सवाल भी उठते हैं, जवाब आप ही को देना पड़ेगा। आप एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद निवेदन कर रही हूँ कि इंटरप्ट मत किया करिए, धैर्य का थोड़ा बोलिए रूप दिखा दीजिए। मुझे पता है कांग्रेस बड़ी विचलित रहती है, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे पैनल में थोड़ी मर्यादा होती है, उसको दिखा दीजिए, ठीक है। मैं दिन भर में 2-2, 3-3 डिबेट करती हूँ और शांत होकर सुनती हूँ हर व्यक्ति की बात को। पल्लवी जी ऐसा है, देखिए ये बात जो कर रहे हैं ना कि इन्हें AICC पता नहीं क्या क्या इनका परिवारवाद चला आता रहता है ना, कांग्रेस का तो परिवारवाद चला आता है, मैं तो गांधी परिवार जानती हूँ। तो ये जो इनकी कमेटी है, ये हरीश रावत जी को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाकर भेजी है और पता नहीं क्या क्या बनाकर भेजी है। तो मुझे ये बताइए कि वो बनाकर भेजी है कि हरीश रावत जी ने सोशल मीडिया में खुद डाला था। अब ये बोल दीजिए सोशल मीडिया को हैक कर लिया था भारतीय जनता पार्टी ने और वो सोशल मीडिया में फोटो लगा दी थी हरीश रावत जी की भारतीय जनता पार्टी ने, और सोशल मीडिया को वो अकाउंट भी भारतीय जनता पार्टी चला रही थी। हरीश रावत जी ने खुद सोशल मीडिया पर बयान दिया था कि मैं दिल्ली में हाई कमान में इस चीज के लिए प्रभारी जी को हटाने की बात करूंगा। वो प्रभारी जी को वहां पे से हटवाए हैं और हटवा कर अपने अंडर में चुनाव लड़ने की बयान दी है। और हाँ, ये बयान उन्होंने दिया भी था, फिर उसके बाद बयान देने के बाद उन्होंने इस बयान की माफी भी मांगी थी, जो कि मीडिया में काफी हद तक चली थी। और जो इनके राज्य मंत्री को थप्पड़ पड़े थे, वो हरीश रावत जी को सिर्फ एक अपशब्द बोलने का ये परिणाम था। और इनकी पार्टी की ये डिसिप्लिन थी कि हरीश रावत जी ने बुलाना तक जरूरी नहीं समझा था। क्यों? क्योंकि हरीश रावत जी के वो कार्यकर्ता ऐसे थे जो कि आपस में सिर्फ ये लोग मिली जुली सरकार थी, मिली जुली भगत है इनकी, और मिली जुली भगत में ये लोगों ने इस तरीके की बातें करना ठीक समझा। तो एक वो होता है ना अपना वर्चस्व स्थापित करना, अपना घमंड स्थापित करना। तो जो आदमी हठ में सब चीज भूल रखा है, वो जब अगर कभी सत्ता में आता है तो वो जनता के सामने किस प्रकार हठ पूर्वक व्यवहार करेगा, जनता से वो छुपा नहीं है। और जनता इस चीज को आपको दर्शन इस चीज का कराएगी। और अपने आपने सबको रोजगार दिया और हम आते ही सबको रोजगार से निकाल दिए। आपने सारी सड़कें बना दी, हमने आते ही सारी फावड़े से खोद दी। ये आपका ही देखना होगा कि क्या क्या आपने किया, क्योंकि पलायन तो अभी करना शुरू किए। 5 साल का जो बच्चा पैदा हुआ। मौसम के बारे में हम बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज अपने छठे दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे और एक बार फिर से उनके द्वारा वादों का पिटारा खोला गया है। इस बार उन्होंने सैनिक परिवारों को लेकर बड़े बड़े वादे किए हैं। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हानि पाठक जी, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। नए जिलों के गठन को लेकर मैं एक बार बात करना चाहूंगी। देखिए, नए जिलों के गठन का वादा 2017 में किया हरीश रावत ने, कांग्रेस आ नहीं पाई, हवा हो गया वो मुद्दा। अब 4.5 साल तक किसी ने इस बारे में कोई सुध नहीं ली, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नए नए जिलों का गठन होगा। कांग्रेस ने 9 जिलों का वादा किया है, आम आदमी पार्टी ने 6 जिलों का वादा किया है। चुनावी हवा है, इसलिए इस तरह के वादे किए जा रहे हैं। मौसमी वादे बोले इन्हें। देखिए ऐसा है, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस तरह का वादा किया है तो वो धरातल पर दिखेगा, सिर्फ घोषणा मंत्री बनके वो नहीं रहेंगे। और उन्होंने इसलिए वादा किया क्योंकि उनको 100% यकीन है कि हम ही दोबारा आएंगे। 2022 में भाजपा तय है, इसलिए बाकी पार्टियों को हम सबसे भय है। और जैसे पहले तो हमें बहुत खुशी बनानी चाहिए इस समय कि आतंक की ढेर हुए हैं सुरक्षा बलों के द्वारा। ये बात पहले मुझे कहनी चाहिए थी, दूसरी बार में मैं कह रही हूँ। और राहुल गांधी जी से अगर पूछा जाता तो जिस प्रकार से वो कहते हैं ना, मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। अगर ये आतंकवादी जिंदा रहता तो ये कहते मैं आतंकी हूं लेकिन आतंकवादी नहीं हूं। और इनके प्रभारी को तो मुझे लगता है पल्लवी जी जर्मनी से ही बुलवाना पड़ेगा, तभी हरीश रावत जी सेटिस्फाइड होंगे, क्योंकि पूरी कमान वो अपने हाथों में लेना चाहते हैं ना। नहीं, मैं पूछना ये चाह रही थी कि नए जिलों के गठन को लेकर जो अब बातें रखी जा रही हैं वो 4.5 साल में कहाँ थी, या फिर ध्यान नहीं रहा क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार बदलने पड़ रहे थे? देखिए ऐसा है, मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हो चाहे ना बदलने पड़ रहे हो, लेकिन हम लोगों ने योजनाओं में तब्दीलियां नहीं करी थी। और जो भी मुख्यमंत्री हमारे आ रहे थे उन्होंने इस प्रकार की घोषणा नहीं करी थी कि हम नए जिले बनाएंगे। लेकिन अब लगा होगा धामी जी को कि अब शायद कुछ जिलों में बदलाव करा जाना चाहिए, तो उन्होंने इस बात को रखा है। इससे पहले अगर कभी त्रिवेंद्र जी ने रखी हो या तीरथ जी ने रखी हो तो आप मुझे बताइए कि उन्होंने अगर कभी इस तरह की वादा किया हो तो। कभी नहीं किया है। लेकिन हाँ, हमने मुख्यमंत्री बदले लेकिन योजनाएं हमने कभी भी नहीं बदली। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री बदलते ही हमने योजनाओं में तब्दीलियां करी हूं।
योजनाएं जनता के लिए धरातल पर वैसी ही रही जैसी चली आ रही थी। और धामी जी ने अगर अभी जिलों के गठन के लिए बोला है तो वो उसको करके दिखाएंगे। तुषार कपिल जी बताएं सर, आप लोगों ने भी वादा किया है 9 जिलों के गठन का। 2017 में आप ही के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था, सरकार बन नहीं पाई, एक बार फिर से उसी वादे को ले आए आप। देखिए, हमारे जो वादे हैं वो सटीक वादे हैं, और हमने कहा ना कि हमारी आइडियोलॉजी और हमारे विचार, हम पहले हर चीज को सोचते हैं, फिर उस पर एक गहन मंथन करते हैं, फिर उसके बाद अपनी पॉलिसीज को जनता के बीच में लेकर आते हैं। फिर जनता की एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस है, उसको देखते हैं और फिर न्यायिक रूप से उस पर अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं। लेकिन अगर कोई ये वादा करता है कि हम आएंगे, देखिए अच्छी बात है, काम होना चाहिए, और निश्चित रूप से अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम इस वादे पर अटल रहेंगे और समर्पित रहेंगे। हमारा एक वादा नहीं है, हमने तो जो वादे जनता से कर रहे हैं हमें तो संपूर्ण रूप से उन सबको पूरा करना है। उसमें से एक वादा ये भी है, और निश्चित रूप से हम जनता के बीच में रहें और जनता की भावनाओं के साथ, जनता के परिवर्तन के साथ, जनता की मानसिक जो उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है और दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है, उसे खत्म कर एक नई सोच के साथ, एक नए सूर्य के साथ उत्तराखंड में कांग्रेस का परचम लहरेगा और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी, और निश्चित रूप से सारे वादे एक पूरे बात आप भी जानते हैं कपिल जी कि चंडीगढ़ में अभी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का परचम लहराया है तो उससे वो बेहद ही उत्साहित हैं। ऐसे में उनका उत्साह जायज है, और अगर उनके वादे इतने सटीक साबित हो रहे हैं या वो अपने वादों में इतना दम भर पा रहे हैं तो उत्तराखंड की जनता तो डाइवर्ट हो ही जाएगी ना। जो आपके हरीश रावत कह रहे थे कि वोट कटवा की स्थिति में ना आए, नुकसान आपको पहुंचेगा कि बीजेपी को पहुंचेगा अगर वो वोट कटवा की स्थिति में भी आते हैं तो? देखिए, तो स्थिति इनके साथ है कि ये वोट कटवा स्थिति में ही है, और निश्चित रूप से ये नुकसान किसी का भी करेंगे तो नुकसान तो होगा उत्तराखंड की जनता का। जनता ने तो मन बना लिया है कांग्रेस के पक्ष में। अगर अब ये वोट काटने वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम करेंगे इस उत्तराखंड में, तो निश्चित रूप से ये तो कांग्रेस को हानि पहुंचाने का काम होगा। अमरेंद्र बिष्ट, लेकिन माननीय हरीश रावत जी ने भी सीधा सटीक है अपना जवाब दिया है कि वो इस चीज के लिए भी तैयार है। ठीक है, अमरेंद्र बिष्ट जी आवाज मिल रही है आपको? अमरेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हरीश रावत तो पहले ही कह चुके थे तुषार कपिल जी कि आप मत आइए, आप वोट कटवा की स्थिति में रहेंगे। तो एक बार को तो लगा कहीं उन्हें टेंशन तो नहीं हो रही है कि फिर से मेरी कुर्सी जो है डगमगा सकती है अगर कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो? नहीं, हम देखिए कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, और निश्चित रूप से हम अपनी मजबूत स्थिति में और हमारे समस्त कार्यकर्ताओं के साथ उत्तराखंड की जनता की आवाज बनकर जनता के बीच में, और जनता ने ठान लिया है। देखिए, अब किसी भी तरह का प्रलोभन और किसी भी तरह की नई योजनाओं को लाकर जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। जनता ने अपना मूड बना लिया है। जनता जानती है कि कांग्रेस निश्चित रूप से इस देश में और इस प्रदेश में विकास रूपी साबित हुई है, और हम इस प्रदेश में जिस तरह का विकास कांग्रेस ने निश्चित रूप से, अब मैं फिर नारायण दत्त तिवारी जी का नाम लूंगा तो आप कहेंगे फिर आप तिवारी जी का नाम लिया है, तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस की जो भावना है वो निश्चित रूप से समर्पित है जनता के लिए, और हम हर वादे पर, अपनी हर सोच पर जो हमने जनता से किया है उस पर खरे उतरेंगे। चलिए, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल ही अच्छा है। चलिए हम भी देख लेते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। हनी पाठक जी, कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूं और फिर उसके बाद ही मैं आपका जवाब चाहूंगी। न्यायिक मामलों के निपटारे में उत्तराखंड की जो रैंकिंग है वो दूसरे स्थान पर रही है। ये किसी प्राइवेट सेक्टर के या मनगढ़ंत आंकड़े नहीं है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, तो उसी रिपोर्ट पर मैं बात करूंगी। इसके अलावा पुलिस और महिला पुलिस की उपलब्धता के मामले में भी रैंकिंग जो है उत्तराखंड की दूसरे स्थान पर रही है। कृषि सेक्टर में जो है इसमें मिजोरम सबसे ऊपर रहा है, उत्तराखंड जो है 7वीं रैंक पर पहुंच गया है। जन स्वास्थ्य के मामले की अगर हम बात करें तो इसमें भी 7वें स्थान पर उत्तराखंड पहुंच गया है। तो ये तमाम आंकड़े दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या स्थिति रही, किस तरह की सरकार चली है और किस तरह के कार्य हुए हैं। ऐसा है, देखिए अभी उत्तराखंड में देहरादून आप ले लीजिए, आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी अगर चलेंगे तो जगह जगह आपको ट्रैफिक सिग्नल दिखाई देगा। वो ट्रैफिक सिग्नल सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं होता है, महिलाओं की सुरक्षा भी उसमें दिखाई देती है
कि अगर कोई व्यक्ति महिला को जबरन बैठा कर लेकर जा रहे हो, कोई महिला के साथ छेड़खानी करके जा रहा हो, चेन स्नैचिंग करके जा रहा हो, तो उसमें सीसीटीवी में नजर आ रहा होगा। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी ये योजना चलाई गई है। तो ये जो योजनाएं हैं ये महिलाओं को लेकर ही करी गई है। और जो चीजें आप बोल रही हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट है, मैंने इस आंकड़े को अभी देखा ही नहीं है, आपके द्वारा मैं सुन रही हूँ। लेकिन मेरी तरफ से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड इन सब चीजों में सबसे अच्छा चल रहा है। और उत्तराखंड अगर क्राइम के हिसाब से आप देखेंगे तो नंबर 1 रहा है कि उत्तराखंड में क्राइम बहुत ही कम रहा है। उत्तराखंड में अगर क्राइम की व्यवस्था देखी जाए तो उत्तराखंड काफी पीसफुल रहता है। और 8 बजे के बाद तो अगर आप उत्तराखंड में निकल कर देखें तो आपको कोई नजर ही नहीं आएगा। तो क्राइम किस स्तर का यहाँ पर है वो सबको दिखाई देता है। और क्राइम की व्यवस्था कितनी सकुशल चल रही है वो भी सबको दिखाई जाता है। देवभूमि में ये कहा जाता है कि यहाँ पे वाकई देव वास करते हैं, यहाँ के लोगों में भी देव वास करते हैं जो कि क्राइम करने में 10 बार सोचते हैं। चलिए हनी पाठक जी, कहावत आपने सुनी होगी, सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। कुछ वैसी स्थिति नजर आ रही है। खैर अभी समय की कमी है इसलिए मैं तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आज एक रैली की है देहरादून में और उनके द्वारा 5वीं गारंटी दी गई है। हालांकि इन गारंटियों का प्रभाव आने वाले समय में क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन एक बात जरूर है, आम आदमी पार्टी की एंट्री से बीजेपी और कांग्रेस की चिंता जरूर बढ़ गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुछ करे या ना करे वोट कटवा की स्थिति में जरूर आ जाएगी। ऐसे में अब दोनों ही पार्टियां इस कोशिश में है कि किस तरीके से अपने पलड़े को मजबूत किया जाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।